नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में जो आरक्षण है उसके क्रीमी लेयर सिस्टम को एक बार फिर नई चर्चा में ला दिया है। और चर्चा इसलिए कि गेंद सरकार के पाले में डाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार SC ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिस्टम पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं जिन पर मंथन होना है, और ये मंथन बहुत जरूरी है। क्या SC ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। क्रीमी लेयर में आने वालों को SC ST आरक्षण के दायरे से क्या बाहर किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में ही दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों वर्गों में आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उपवर्गीकरण का भी निर्देश दिया था और लाभ पहुंचाने का। यानी कि आरक्षण के अंदर एक तरीके से दूसरा आरक्षण या जिन जातियों को नहीं मिला है उनका आरक्षण, लेकिन अपने ही आदेश के पालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम और समर्थ हैं। लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र करते हुए याचिका पर यह टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय का उल्लेख किया जिसमें ऐसी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने की बात कही गई थी। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि उपवर्गीकरण की अनुमति है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक कुछ हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के एक शख्स ने याचिका डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकारी भर्तियों में अपने आदेश को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे या मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश दे। उस याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कह दिया है कि SC ST कोटा से क्रीमी लेयर को बाहर करना है या नहीं, ये विधायिका और कार्यपालिका तय करेंगी। मतलब संसद या राज्यों की विधानसभा और जो कार्यपालिका है यानी ब्यूरोक्रेसी और केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ये तय करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो SC ST आरक्षण को लेकर ये ऐतिहासिक आदेश दिया था उसको लेकर भी तरह तरह से विरोध भी हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन अब कुल मिलाकर इस आरक्षण को लेकर, क्रीमी लेयर के आरक्षण को लेकर बवाल मचा है, जंजाल मचा है, और कुल मिलाकर एक नए सिरे से जो सरकारें हैं, कार्यपालिका है, उसके लिए ये अपने आप में एक समस्या भी बनता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है और विपक्षी दल खासतौर पर राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं वो OBC और जो अन्य वर्गों का आरक्षण है उसको लेकर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। तो कुल मिलाकर मंथन में आज उसी क्रीमी लेयर की चर्चा। तो क्रीमी लेयर पर पेंच फंसा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुल मिलाकर हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें हमने आपके लिए जुटाई हैं, वो स्क्रीन पर लाई जाएं। करना सरकार का काम है।
और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्य सरकारों पर ये फैसला छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय करना है कि विधायिका और कार्यपालिका का काम है। तो ये वास्तव में नई खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या है? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डाल दिया है उनके पाले में, विधायिका और कार्यपालिका के पाले में डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर एक नई बहस छिड़ गई। हालांकि इस वक्त इसको लेकर समाचार माध्यमों में भी थोड़ा सा सुस्ती बरती जा रही है और ये चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर जो चर्चा के विषय आजकल हैं वो संभल हैं। कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, वहाँ वक्फ की ज़मीन को लेकर बवाल है। तो मीडिया के लिए जो इन्फ्लेमेटरी या यूँ कहें कि जिन चीज़ों में थोड़ा ज्वलनशीलता है, वो जाहिर सी बात हमेशा से मीडिया की सुर्खियाँ बनते रहें। लेकिन ये हक और हकूक़ का मुद्दा है, क्रीमी लेयर और देश में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सामाजिक चिंतक के रूप में डॉक्टर ओम सुधा हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत, बहुत धन्यवाद। तनु दीक्षित जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। देवेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। राजीव यादव, ओबीसी एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हयात उमर, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हयात उमर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ओम सुधा से। डॉक्टर ओम सुधा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये जो पूरे प्रकरण को एक बार फिर कार्यपालिका और विधायिका के पाले में डालकर ये बताने की कोशिश की है कि अब घंटी जो बांधनी है गले में वो आप ही को बांधनी पड़ेगी, या यूँ कहें सुप्रीम कोर्ट ने घंटी बांध दी है कि आप इसको बजाओ, आपको बजाना पड़ेगा? डॉक्टर ओम सुधा। दुर्गेश जी, ये मैं इस मामले में दुर्गेश जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बीमारी है ना, बार बार ये आरक्षण के मसले पर उंगली करने की, इसने अच्छा किया कि जो है अब सही जगह दे दिया है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस बात का फैसला, आरक्षण का फैसला जो है वो देश की संसद तय करे जी, क्योंकि हम लोग सांसद के भेजे है ना जी। अब संसद का ही काम है ये, अब सही जगह पे मामला आ गया है। अब जब आरक्षण पर और क्रीमी लेयर पर बात होगी, बहस होगी, तो उसकी गहराई पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बात मैं कर देता हूं। एक तो ये है जो क्रीमी लेयर का पूरा मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से छुआ है, क्रीमी लेयर को लेकर लागू किया जाना चाहिए पक्ष में बात कर रहे हैं। तो पहले क्रीमी लेयर लागू करने के पहले यह देखना पड़ेगा कि क्रीम कहाँ है, मैं कि क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोजा जाए। क्रीम जी, सुप्रीम कोर्ट का जो जज का कुर्सी है ना, वहां क्रीम है, वहां लेयर खोजिए कि आखिर एक ही जाति का जज क्यों बनता है, ये मेरा हमेशा से सवाल है। क्रीम है, इस देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसका वाइस चांसलर जो है लगभग सब ब्राह्मण ही है, तो वहां क्रीम है, वहां एक जाति का वर्चस्व क्यों है? इस देश में जितने भी आप मीडिया हाउसेस की मैं बात करूं, तमाम मीडिया हाउसेस के जो न्यूज एंकर हैं, जो 8-9 बजे की डिबेट करते हैं, तो वहां पे जो है कितने दलित आदिवासी, आज तक किसी आदिवासी एंकर को आपने देखा है? किसी दलित एंकर को आपने देखा है? एंकर आप छोड़िए, आपको पत्रकार नहीं दिखेंगे, गाहे बगाहे कोई स्ट्रिंगर दिख जाए तो दिख जाए, तो पत्रकार नहीं है। मीडिया हाउसेस जो हैं वहां पे क्रीम है। आप देखिए जितने भी देश के बड़े बड़े आर्थिक संस्थान हैं, वहां कितने का जो है एमडी, सीएमडी, जीएम, ये जो है दलित समाज का है, आदिवासी समाज का। तो कहने का सार मेरा ये है दुर्गेंद्र जी कि क्रीम कहीं और है, आप लेयर कहीं और। आप ये बताइए, इस देश के कितने दलित आदिवासी पिछड़े आरक्षण की वजह से 4 शहर में कोठियां बना गए, कितने लोगों की कितने दलित आदिवासी रिजर्वेशन का लाभ उठा के बीएमडब्ल्यू कार से चलने नहीं चलने।
ये जो बुनियादी परिवर्तन आए हैं जीवन में, यही उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो इस देश की मनुवादी व्यवस्था है, जो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। क्योंकि आरक्षण ने बदलाव तो किया है। बदलाव क्या किया है कि हमारे तन पर कपड़ा नहीं होता था, हमारे यहाँ अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं थी। आरक्षण की वजह से वो बुनियादी बदलाव हमारी जिंदगी में आया है। हमको कहीं सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, आत्मसम्मान जो हमको हासिल हुआ है, आरक्षण की वजह से हुआ है। तो हम उनके सामने खाट पर नहीं बैठते थे, हम उनके सामने अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, हम उनके सामने नंगे पांव चलते। और आरक्षण की वजह से इतना बदलाव आ गया कि अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छी जीवन शैली मिल गई। बावजूद इसके यह समझना होगा कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी है, क्रीमी लेयर का पूरा कंसेप्ट यह कहता है कि आरक्षण जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। तो यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, और इस भ्रम को सुप्रीम कोर्ट न फैलाए। और वो तमाम लोग जिसको ये आर्थिक सुधार का कार्यक्रम लगता है, आर्थिक सुधार के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम है, 6 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाइए, वो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम। आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। यह बात ठीक से समझ लेना पड़ेगा। यह प्रतिनिधित्व के लिए है। इस देश की 80-85% आबादी को सदियों से जाति के आधार पर कुचला गया, उनको इस देश के संसाधनों से वंचित किया गया, उसके लिए देश की मुख्य धारा से काट दिया गया। उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है। दुर्गेंद्र जी, जो लगातार आप भी इस बुनियादी सवाल पर आप बात करते रहते हैं, चर्चा कराते रहते हैं। मुझे लगता है इन बुनियादी बातों पर बात हो, और यह जो नकली तितंबा खड़ा किया गया है, पूरा आरक्षण का परसेप्शन बदल दिया गया है। मुझे लगता है एक अच्छी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है, और एक स्वघोषित ओबीसी प्रधानमंत्री देश को मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्वघोषित ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के जो 80 ओबीसी हैं, तो इस बहाने न्याय मिलेगा, संसद में चर्चा होगी। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है डॉक्टर ओम सुधा ने। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र यादव के पास जाना चाहिए। देवेंद्र यादव भी खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन ओबीसी में भी यादवों पर यह आरोप लगता है कि मलाई यादव काट गए। तो ओबीसी की बात आती है तो यादवों को बाहर करो, यादवों को बाहर करो, ये बात आ जाती है। तो देवेंद्र यादव, डॉक्टर ओम सुधा कह रहे हैं कि अब सही मंच पर ये आया है, विधायिका और कार्यपालिका को तय करना, यानी संसद में अब ये तय हो जाए। और वो कह रहे हैं भाई क्रीम तो कहीं और है, यहाँ तो केवल लेयर बची है, और लेयर मिली है मुश्किल से। अगर तन में कपड़ा आ जाए, पैर में चप्पल आ जाए इतने सालों में, वो आरक्षण कतई आर्थिक मसला नहीं है, ये सामाजिक मसला है, सामाजिक बराबरी पर लाने का मसला है। देवेंद्र यादव अनम्यूट करिए। देवेंद्र यादव अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, अभी भाई साहब ने अपने सारे जो अपना वक्तव्य था उन्होंने रखा। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और देखिए देश की जो राष्ट्रपति हैं वो एसटी समाज से आती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, सबका विकास, उस सब में विश्वास है। और जो गरीबी रेखा से नहीं जी 95% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। 95% जो आबादी है वो गांवों में निवास करती है, और गांवों पे है जमींदार है, लेकिन जो जमीनें देवेंद्र यादव को हम सुन नहीं पा रहे हैं। सरकारों ने भी उनके ऊपर, जो पहले की सरकार है उन्होंने कभी भी उस पर कोई फोकस नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपने सुना होगा। पहले आवाज आ पा रही सर मेरी? हाँ बोलिए, अब आ रही है, अब आ रही, बोलते रहिए। पहले की सरकारों ने कभी कोई उस पर फोकस नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उसने चिकित्सा के ऊपर भी उसने ध्यान दिया है, और खाद्यान्न के ऊपर भी ध्यान दिया है। पहले हम सुनते थे खाद्यान्नों में इतने टन अनाज सड़ गया है,
वो व्यवस्था थी पहली सरकारों की। आज गांव का जो मजदूर किसान है, अगर उसको राशन में मिल जाता है और अपने घर थोड़ा घना वो सब्जी वगैरह अपनी पैदा कर लेता है, तो उससे घर का उसका गुजारा हो जाता है। अस्पताल चला जाता है, उसको दवाई की आवश्यकता है, दवाई वगैरह उसको मिल जाती है। पहले कुछ भी मतलब सुविधाएं वहां पर नहीं थी। सड़कों का आप देखेंगे क्या हाल था। आरक्षण कब दोगे? ये तो सब आप दे रहे हो। आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण पे बात करो देवेंद्र यादव। क्रीमी लेयर पर बात करो। 2014 में आप लोग आए, 24 में चुनाव से पहले ये फैसला आया कि भाई अब इसको उपवर्गों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए जिनको नहीं मिला है। एससी में भी उसका विरोध भी हुआ, तमाम चीजें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे विधायिका और कार्यपालिका के पाले में डाल दिया कि भाई आप लोग देखो, ये मेरा मसला नहीं है। अब इसमें एक तो पहले अब तक हो जाना चाहिए जो याचिकाकर्ता वो करे। 6 महीने बीत गए, अब मीठी मीठी बातें करने से मामला चलेगा नहीं। भाई ठीक है, अनाज दे रहे हो बहुत धन्यवाद, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हो बहुत धन्यवाद। अब सामाजिक बराबरी का मसला है, ये आर्थिक बराबरी का मसला नहीं है। देवेंद्र यादव, कोर्ट ने जो कहा है या याचिकाकर्ता ने जो उनकी बात को सुना है, तो इस पे जो हमारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, इस पे आगे जो भी कुछ हो पाएगा इसको भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करने का पूर्ण प्रयास करेगी। सारी जो चीजें विश्लेषण करने के बाद मैं इसमें कुछ आपको कह पाऊंगा, बता पाऊंगा, लेकिन सरकार की जो दूरदर्शी सोच है वो सब पे उनके बराबर नजर है और देश को आगे ले जाने जो भी आवश्यकता है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। ठीक बात है। तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज दीक्षित, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मंतव्य क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये किसको उसका काम याद दिलाया है, कैसे होगा, दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हमें याद हो तो सबसे पहले तो 10 साल के लिए केवल रिजर्वेशन लागू होना था इस देश में। इसका मकसद ये था वे लोग जो पिछड़े रह गए, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली जिसकी वो हकदार हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए महज 10 साल के लिए आरक्षण इस देश में लागू किया गया था। लेकिन निरंतर रूप से 75 वर्षों से इस देश में आरक्षण की व्यवस्थाएं यथावत हैं। और जैसे कि सन 1992 में इंदिरा शॉने का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, यानी क्रीमी लेयर आरक्षण, सबसे पहले उसको लागू किया गया। और वही मुद्दा 2004 में उसके बाद से नागार्जुना के केस से लगातार जारी है। अभी हाल ही में 6 महीने पहले सरकार ने इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय भी दिया और उसी निर्णय के ऊपर कोई कार्रवाई, क्योंकि अभी तक क्रीमी लेयर करके कोर्ट को सूचना करना थी, वो नहीं की गई। उस संदर्भ में दोबारा याचिका लगाई गई और जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट की बहस बाहर आ रही है। निश्चित रूप से आर्टिकल, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है और आर्टिकल 341, 342 ये बताता है कि किसी भी तरीके के ऐसे संशोधन पूर्ण रूप से सरकार, इन्हें पार्लियामेंट के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पास में इसकी पूरे राइट्स हैं और वो क्रीमी लेयर यानी उपवर्गीकरण इसमें आरक्षण में कर सकती हैं। और इस आरक्षण को करने के पीछे एक ही बेहद जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि जो अभी भी आरक्षण के अंदर भी अवंचित है, मतलब अभी तक वंचित है उन सुविधाओं से, मूलभूत सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तक अब सरकार को, यानी कोर्ट का कहना है, अब उन तक पहुंचने की सख्त आवश्यकता है। जी ठीक बात है। राजीव यादव, वकील साहब कह रहे हैं कि ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई जो लोग वंचित रह गए हैं एससी में, उनको वो सुविधाएं मिल जाएं। उसमें जो बहुत सारी उपजातियां हैं उनको सुविधाएं मिल जाएं, बाकी जो ले चुके हैं वो आगे बढ़ें। लेकिन डॉक्टर ओम सुधा कह रहे हैं ये आर्थिक मसला ही नहीं, सुविधा लेने का मसला कहाँ है? ये तो सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ एक अचूक हथियार है कि बराबरी पर लाने के लिए। राजीव यादव, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी हम अपने पूर्व में सुन रहे थे और भाजपा नेताजी को और उसके बाद वकील साहब को, तो उसे समझा जा सकता है कि बीजेपी का सामाजिक न्याय पे जो समझदारी क्या है और जो इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किस तरह से कानून को जो है कैसे तोड़ मरोड़ करके तुम्हारा संविधान को कैसे पेश करती है, अफवाहों को कैसे लीगलाइज किया जाता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं।
जहां तक मामला है कि दो चीजें हैं इसमें, है कि एक तो वर्गीकरण का सवाल और दूसरा की क्रीमीलेयर का सवाल। जो क्रीमीलेयर जिसमें आपने शुरुआत में भी एक बहस किया रखा अपनी बात, और साफ तौर पर है, मुझे अगर भूल नहीं रहा हूं तो भाजपा के सांसद इस नरेंद्र मोदी से मुलाकात इस बारे में किए थे, और उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आया कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण का जो प्रावधान किया था उसमें क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई थी, ऐसे में हम क्रीमी लेयर की बात नहीं करेंगे। और एक टिप्पणी ये पिछला जो जजमेंट आया था उसमें टिप्पणी मात्र। जहां तक वर्गीकरण का सवाल है, वर्गीकरण के सवाल की जो कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग है जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा, तो सवाल है कि आप जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, जो बात है कि कहां से कैसे आप कह रहे हैं। इस देश में एक तो जातिगत जनगणना नहीं है, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। इस देश में जो बड़े संख्या में बड़े पैमाने पे लोग बात करते हैं कि जातिगत जनगणना की, तो वो तो आप नहीं कराते हैं, लेकिन जिसकी कोई बात नहीं करता एनआरसी सीए, तो उसके लेकर आप लगातार करते हैं। सवाल इस बात का है कि आप जो है, जो दलित समाज है उसमें जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी राजनीति रही है ये राजनीति सिर्फ SC/ST में जो की जा रही है, ये राजनीति ओबीसी में भी की गई। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि हुकुम सिंह कमेटी बनी थी, राघवेंद्र कमेटी बनी थी, अभी एक रोहिणी आयोग बना था, उसमें भी इस बात को लेकर बात होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस देश में जिसका जो संसाधन है उसके हिस्सेदारी का, भागीदारी का, संसाधनों पे जो इसका कब्जा है, ये सवाल जो है और इसका सबको कैसे बराबरी मिल पाए, इस पर बात नहीं हो पाती। बार बार बात हो पा रही है कि क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो बात कह रहा है बार बार, वो बार बार ये कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अभी जबकि उत्तर प्रदेश में, अभी जो भाजपा नेता बोल रहे थे, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने इस बात को कहा है कि हमने जो ये जो बजट आवंटित किए उस पर कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। मतलब गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम, उसको में स्टेट जो भारत सरकारें वो फेल्ड। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो एक आधुनिक दास्ता का एक रिपोर्ट आई थी, और दुनिया के जो 20 देश में है उसमें भारत उसमें 1 नंबर पे है, उसमें अमेरिका भी 4थे या 5वें नंबर पे है। उसके अनुसार जो है 1 करोड़ से अधिक लोग जो है आधुनिक दास्ता के शिकार है। आधुनिक दास्ता मतलब जबरन मजदूरी या जबरन साथ। हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम कह रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे, अभी एक न जो तमाम जुमले चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, स्थिति ये है कि आपके यहाँ जो स्थितियां हैं बस से बदतर होती जा रही है। जहां तक अभी जो उपवर्गीकरण का सवाल है, उपवर्गीकरण के सवाल में जो कहते हैं कि मलाई काट, मैं छोटी सी बात करते हुए बात कर रहा हूँ कि मलाई काट दिया। अभी आपने बात कहा जैसे कि उपवर्गीकरण में इसके पहले भी जिन लोगों को जब 75 में जब रामनरेश जी ने जो है रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में दिया, जब कर्पूरी ठाकुर ने के बाद रिजर्वेशन बिहार में लागू हुआ, उस समय जो लैंड जिनके पास थी, वो जातियां जो लैंड में अपने कुछ उपजा पाती थी, गेहूं, चावल, धान, उन्होंने उपजाया और अपने बेटे को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ, DU, JNU भेज दिया। जो उच्च शिक्षा तक पहुंच पाए उनको नौकरी मिल पाई। लेकिन आज जो बात हो रही है, जिस समय पे ये उपवर्गीकरण पे और प्रतिस्पर्धा और चिंता जाहिर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये जो आज जो एजुकेशन नई पॉलिसी लाई है सरकार, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या इस देश में तबका उच्च शिक्षा पा पाएगा? आज तो उच्च शिक्षा छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर जो प्राथमिक शिक्षा है उससे भी लोगों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो राजनीति है, ये फूट डालो राज करो, अभी हमारे यहाँ तो कहा ही नारा भी लग रहा है, बटोगे कटोगे। इसी तरह का जो मामला है कि आपको कैसे विभाजन इन वर्गों में हो, जैसे ओबीसी में वर्गों में विभाजन करके इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता हासिल की, उसी तरह से ये जो है SC/ST में करना चाहते हैं। ठीक है राजीव यादव, ठीक है, थैंक यू। राजीव यादव बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरीके से ओबीसी में बंटवारा हुआ और उसके बाद सत्ता का साधन जो जिनको कहा जाता कि मलाई वाली जातियां नहीं हैं, उनको बनाया गया, सत्ता तंत्र ने उनको बनाया, तो क्या उसी तरीके की कोशिश SC/ST में भी की जा रही है? ये अहम सवाल है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
SC/ST में जो आरक्षण है उसकी क्रीमी लेयर को लेकर क्या पेच फंस गया है मंथन में, जैसी बात की चर्चा। ब्रेक से पहले ओबीसी एक्टिविस्ट राजीव यादव ने आशंका जताई कि जिस तरीके से ओबीसी को बांटकर राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, SC/ST के साथ में भी ऐसा ही होने जा रहा है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा की तरफ रुख करेंगे। मनीष शर्मा, जो राजीव यादव बात कह रहे थे, ये कितनी आपको लगती है कि क्या इसके पीछे भी, ये जो पूरी कवायद है, इसके पीछे भी राजनीति है? अनम्यूट करिए मनीष जी। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। कुछ चीजें इस दौर में आपने ध्यान दिया होगा कि इस दौरान जो है, मैंने देखा 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच का जो दोस्ताना है वो कई मोर्चों पे आपको देखने को मिला होगा। वो जिस दिशा में मोदी जी बढ़ना चाहते हैं, जिस दिशा में उनकी सरकार बढ़ना चाहती है, आम तौर पे मैं देख रहा हूं कि वही दिशा, उसी तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से लगातार कई बार आते हुए देख रहा हूं मैं। अगर आप अयोध्या को लेकर के देखें तो जो उसको पढ़ते हुए, उसके फैसले को पढ़ते हुए लग रहा था कि वो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वो कह रहे थे कि ताला तोड़ा गया था, वो कह रहे थे कि कोई मंदिर गिरा के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला दे दिया कि जो है ये हिंदुओं के आस्था का, भावना का सवाल। उसी तरह अब देखिए कि धार्मिक आधार पर नागरिकता का जो सवाल था, जिसको पहले सरकार लेके आई, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो कोर्ट ने हरी झंडी उसको दे दी। 370 जब वो खत्म करते हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि जो है कोर्ट उसके पक्ष में ही जाकर के खड़ी हो गई। हम ये बार बार देख रहे हैं इस बात को कि जब भी आपने देखा होगा SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद कमजोर करना चाहती थी और उस पर बड़ा एक आंदोलन हुआ, वो सरकार की भी मंशा थी, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें सरकार को पीछे वापस होना पड़ा। तो एक तो हमको लगता है कि इस फैसले को भी आप समझना होगा कि सरकार यही चाहती है, ये एक अटैक करना चाहती है उस हिस्से पे जो लड़ता हुआ हिस्सा है, SC/ST के बीच का जो ताकतवर हिस्सा है, जो प्रतिवाद कर रहा है, जो संघर्ष में है, जो अभी थोड़ा खड़ा होना शुरू हुआ है, उस पर अटैक करना चाहती है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट उसी दिशा में बार बार इशारा कर रही है। एक तो मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट सरकार से कैसे गाइड होगी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ही सरकार से गाइड होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये तो बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। मैं इसके पीछे भी कहना होगा ना कि जो कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां आरक्षण नहीं है। आप ध्यान दीजिए ना, वहां एक अपर कास्ट हेजुमनी है पूरे कोर्ट के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप स्वाभाविक तौर पर उसका जो झुकाव होता है, और भाजपा जिसकी पार्टी आप जानते हैं उसका जहां झुकाव है, इस बात का मैं खंडन करता हूं। सुनिए मनीष जी, इसका जो फैसला दिया है वो जस्टिस गवाई और हाँ, मैं भी ये कहने जा रहा था कि गवाई भी उसी वर्ग से आते हैं जी। सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल संस्था का है। आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा ना कि कौन जजेस इसके ऑर्डर पास कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है मनीष जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि सवाल व्यक्ति का है ही नहीं। कोई गवाही हो सकते हैं जिनको कोई और गाइड कर सकता है। सवाल उस संस्था की दिशा क्या है, इस दौर में कोर्ट की दिशा क्या है। मैं एक आशंका व्यक्त कर रहा हूं। मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आपको देश के कुछ 5, 7, 8 बड़े फैसले, जो उन फैसलों को उसी दिशा में बीजेपी बढ़ना चाहती थी, उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट बढ़ता हुआ दिखता है। इसको बहुत आप इत्तफाकन नहीं देख सकते हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा मसला ही था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे आप भी सोचें और महोदय, हमारे वकील महोदय भी सोचें इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, अधिकतर फैसले मोदी सरकार के पक्ष में, उनकी जो मंशा है उसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मैं एक बात तो ये आपके सामने नोट कराना चाहता हूं जिसपे हम सब लोगों को सोचना है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने एक कारण बताया और भी बहुत सारे कारण जिस पे बाद में बात करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सेंटर पॉलिटिक्स क्या है, उसकी राजनीति का केंद्र क्या है। विभाजित करो, बांटो और राज करो, उसकी एकदम सेंटर पॉइंट है, जिसको राजीव बोल रहे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच में लड़ा दो।
दलित और अति दलित के बीच में लड़ा दो, पिछड़ा और दलित के बीच में लड़ा दो, पिछड़ा दलित को मुसलमानों से लड़ा दो। ये राजनीति का उनका सेंटर पॉइंट है। उनके राजनीति में इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। हिंदू और कुछ नहीं हो तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो। आप जो संबल की बात कर रहे हैं, बहराइच की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का सेंटर राजनीति का सेंटर पॉइंट विभाजनकारी राजनीति है, उसी दिशा में वो बढ़ रही है। उसके पीछे की मंशा ये है। चौथी बात मैं कह रहा हूं कि ये ठीक कह रहे हैं कि बार बार जो है कुछ लोग ये प्रचार करते हैं आरक्षण कुछ 10 वर्षों के लिए था, कुछ वर्षों के लिए था। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ये कभी ऐसी बात कोई नहीं हुई थी कि आरक्षण को लेकर के। जाति है, सामाजिक अन्याय है, तो आरक्षण है, रहेगा। आप इसको वो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कहीं से भी कोई आर्थिक प्रोग्राम है ही नहीं। इसमें कोई आर्थिक समाधान करना ही नहीं इसमें, या कोई आर्थिक उसमें कोई बड़ा पैदा ही नहीं कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा है कि उसको जो है ये आगे बढ़ गए हैं, ये पीछे बढ़ गए हैं। चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार भाग क्यों रही है जाति जनगणना से? आर्थिक भारत सरकार जाति जनगणना से भाग क्यों रही है? आर्थिक रूप से लंबे समय से हर जनगणना के पहले आप याद करिए दुर्गेश जी, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब एक 90 के बाद 2 बार 98 में संसद ने कैबिनेट ने पास किया कि जाति जनगणना कराएंगे। 2010 में 2 दिन संसद में सर्वसम्मति से, उसमें खुद बीजेपी भी उसके साथ खड़ी थी कि उसने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे। और 2020 के चुनाव 19 के चुनाव से पहले उनके गृह मंत्री राजनाथ ने प्रेस वार्ता करके बोला कि जाति जनगणना कराएंगे 21 में। और फिर उसके बाद उनके दूसरे गृह राज्य मंत्री ने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगा। ये जो तस्वीर है, रियल तस्वीर है, जिसको ये कैंपेन चला रहे हैं, ये खास जातियों के खिलाफ जो हेट कैंपेन चला रही है बीजेपी सरकार, तो जाति जनगणना सामने क्यों नहीं ला रही? उसको ये हिम्मत क्यों नहीं हो रहा है? तो सवाल किसी को न्याय देने का नहीं है, सवाल बांटने का, राजनीति करने का, और उसके लिए सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है। तनु दीक्षित कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं हयात साहब के पास जाऊंगा। तनु दीक्षित बोलिए। बस एक छोटी सी बात बताता हूं। ये बोल रहे हैं आर्थिक रूप से नहीं है, लेकिन 1992 में जब ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सरकार को, तो सरकार ने उस समय 1 लाख रुपए परिवार की अगर इनकम हो तो उसको क्रीमी लेयर से बाहर किया गया था, जो कि हर साल 2004, 13 ऐसे बढ़ते बढ़ते 2017 में उसे 8 लाख रुपए किया गया है ना। किसी परिवार की ओबीसी वर्ग में अगर 8 लाख रुपए इनकम हो तो उसको इस क्रीमी लेयर के हिस्से से बाहर अलग किया जाता है। तो ये वर्गीकरण तो इसमें आर्थिक आधार पर ही तय किया गया है पिछले ओबीसी में, और अगर इस तरीके से एससी एसटी में भी किया जाएगा तो हो सकता है उसका आधार पूर्ण रूप से आर्थिक ही हो। ठीक बात है। ये बताइएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सवर्ण आरक्षण दिया गया है वो क्या है? आप इस देश में संविधान को ताक पर रखकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और मैं साफ करूं, ठीक है, राजीव यादव मैं आऊंगा। राजीव यादव मैं दूसरे चक्र में आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले हयात साहब को चर्चा में शामिल कर लें। हयात साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी वकील साहब ने कही। वो कह रहे हैं कि भाई वो ओबीसी का हवाला दे रहे हैं, उसके आरक्षण को लेकर हवा दे रहे हैं। डॉक्टर ओम सुधा, मनीष शर्मा कह रहे हैं आर्थिक विषय नहीं है, ये तो सामाजिक विषय है और इसको आर्थिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हयात साहब अनम्यूट करिए जी, बोलिए। पूरी डिबेट मैंने बहुत गौर से सुनी और सभी वक्ताओं को मैंने सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने समय से जितने भी डिसीजंस दिए हैं, लेटेस्ट डिसीजन के इंक्लूड करते हुए, मेरा एक सिर्फ बहुत छोटा सा सवाल है जी। क्या 5000 साल के सामाजिक अन्याय को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल में खत्म किया जा सकता है? पहली बात, अगर 5000 साल के सामाजिक अन्याय को 100 साल में, 200 साल में खत्म किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आरक्षण एक समय पर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मुझे आगे कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात, क्या आर्थिक संपन्नता सामाजिक न्याय की गारंटी होती है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को 8 लाख रुपए उसकी उसकी वार्षिक आय हो जाती है, तो क्या
उसको बराबर में बैठ के चाय पीने दिया जाता है? क्या उसके जब बेटा इंटरव्यू में जाता है तो नॉट फाउंड सूटेबल नहीं लिखा जाता है? जहां जहां पर इंटरव्यू बेस्ड है, जहां जहां पर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वहां वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बावजूद आपके कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसका सॉल्यूशन केवल सोशियो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल नहीं है। पहली बात तो यह जानिए आप, डिस्क्रिमिनेशन का सॉल्यूशन सोशियो पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य वंचित वर्गों को आगे लाना है, उनको आर्थिक रूप से बराबरी नहीं, उनको वंचित वर्गों को समाज में आगे लाना है। जी। देश में एक स्वर्ण तंत्र है, उस स्वर्ण तंत्र में जरूरी कि सिर्फ स्वर्ण जाति ही हो, अगड़े ही हो, ऐसा नहीं है। स्वर्ण तंत्र है, आप देखिए अगड़ा तंत्र है, वो आपके न्यायपालिका में है, वो आपके सभी संवैधानिक संस्थाओं में है, वो आपके खेल संघों में है, वो आपके मीडिया में है, वो आपके गैर सरकारी संगठनों में है, वो आपके आर्थिक जगत में है। आप उस स्वर्ण तंत्र के शिकंजे से चीजों को निकाल करके लोगों में बांटना चाहते हैं, तो क्या वो स्वतंत्र आसानी से मान जाएगा? वो स्वतंत्र न्यायपालिका में भी है, जहां जहां वो कर सकता है, अपना प्रभाव डाल सकता है, जहां जहां उसे संविधान में लूपहोल्स मिल रहे हैं, वहां वहां पर उसने वहां पे अपना शिकंजा कर रखा है। अब बात रहेगी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की। देखिए ये बात सच है, ये बात सच है कि आरक्षण का फायदा एक सीमित जातियों, सीमित समूहों तक गया है। अगर हम पिछड़ों की बात करें तो शायद सबसे ज्यादा फायदा यादवों ने उठाया। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, सबसे ज्यादा फायदा शायद जाटवों ने उठाया। अगर हम एसटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा मीणाओं ने उठाया। लेकिन क्या आप उनके अधिकार कर्टेल करके, उनके आरक्षण कर्टेल करके, क्या आप जो वंचित समूह उसी वर्ग में, उपवर्ग जिसे कहा जाता है, उन्हीं में क्या आप उनको आगे बढ़ा देंगे? क्या आप उनके आगे नॉट फाउंड सूटेबल लिखना बंद कर देंगे? क्या रोहित वेमुला जैसों की हत्याएं, सांस्थानिक हत्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए सवाल बड़े गहरे हैं और जवाब बड़े उथले हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मंशा, हम कोर्ट की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। कोर्ट हो सकता है उसकी नीयत बहुत साफ हो कि ठीक है भाई, आरक्षण का कुछ वर्ग फायदा उठा चुके हैं, अब कुछ और वर्गों को भी इसमें आगे आना चाहिए, उनको उसको हिस्सेदारी ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम मान सकते हैं मंशा, लेकिन क्या ये मंशा, ये जो नियत है, क्या नीति में परिवर्तित हो पाएगी? एक बात। दूसरी बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, कि क्या सरकारों में इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि अब तो आरक्षण एक वोट बैंक की राजनीति हो गया ना। आरक्षण सामाजिक न्याय से तो बहुत पीछे हट चुका है। अब तो आप जातियों को इसलिए ओबीसी में शामिल किया जाता है क्योंकि वो उनका एक वोट बैंक है। जो ओबीसी नहीं थी, स्वयं प्रधानमंत्री की जाति को कब किया गया ओबीसी में शामिल? आप बताइए पहले, क्या वो जाति पहले ओबीसी में थी और कब किया गया? और कब प्रधानमंत्री ने स्वयं को घोषित किया मैं ओबीसी से हूं? तो बात जब राजनीतिक उद्देश्यों से आरक्षण को मजबूत या कमजोर किया जाएगा, उसको घटाया या बढ़ाया जाएगा, तो उससे हल नहीं निकलेंगे। हल ईमानदारी से आरक्षण को देने में है। संवैधानिक मंशा जो थी हमारे संविधान निर्माताओं की, उसको ईमानदारी से लागू करने में है। और सरकार इस मामले में कहीं पर ईमानदार नहीं दिखती, कोई भी सरकार नहीं दिखती है। खाली मैं एक भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार दिखती नहीं। कुछ एक राजनीतिक दलों को जो जातीय राजनीति से निकल के आए हैं, ओबीसी राजनीति से, दलित राजनीति से, कुछ एक राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए, तो अब कोई भी राजनीतिक दल उठा के देख ले, उनके यहां भी जो अवशीष क्रम मिलेगा वो भी एक खास वर्ग का, खास जातियों का मिलता है। तो देखिए ये चीज बड़ी जटिल है और बहुत सालों से, जैसे कहते हैं कि बहुत सालों से जमा हुई आपकी तलछट जो होती, नदी जो अपने साथ बहा के लाती है वर्षों से, आप उसको
वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष में साफ नहीं कर सकते हैं। बात है। हमें पहले अपनी नीयत साफ करनी होगी। यह सरकार कभी भी हमेशा, क्योंकि जानती है कि जिस वक्त भी उसने ये क्रीमी लेयर का मुद्दा ST SC में छेड़ा, उसी वक्त उसको ये उसका जो कहते हैं रिफ्लेक्शन अगले चुनाव में दिख जाएगा। वो कभी नहीं इस चीज को चाहेगी कि अगर हम जाटों गैर जाटों का मुद्दा छेड़े और उसका खामियाजा भुगते, तो वो इसको टालेगी और आगे टालेगी। उसको किसी और तरह से कोशिश करनी पड़ेगी कि जो नाराज चल रहे हैं गैर जाटाओ, उनको कहीं से और थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए, और जो जाटाओ हैं उनको भी खुश रखा जाए। जो यादव हैं, क्योंकि अब तो वो भी यादव मुख्यमंत्री हैं, या जो यादव हैं यूपी के बाहर यादव, वो तो उनका कोर वोट बैंक है, तो यादवों भी नाराज ना होने पाए और गैर यादव भी हमारे साथ लगे रहे। ठीक बात। तो देखिए, मंशा राजनीतिक है और उद्देश्य सामाजिक है, नहीं हो सकता ये चीज। देवेंद्र यादव, हयात उमर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई मंशा आप राजनीतिक है, आपकी वोट बैंक, आरक्षण वोट बैंक का विषय हो गया है, और आप इसकी जो ले जाना चाहते हैं, इसको सामाजिक बताना चाहते हैं कि भाई सामाजिक मसला है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आपकी पार्टी सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। आज जो देश में जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, अभी आजादी का 75 वर्ष मनाया गया, हर घर तिरंगा यात्रा जो शुरू की, हर घर तिरंगा लगाने की, बच्चा हो बूढ़ा हो सभी को उसमें भागीदार किया गया। तो ये राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का काम किया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, आपकी आवाज चली गई, सबका साथ कहते ही। बाकी जो विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आज नीतियां हैं, वो उनको रास नहीं आ रही, और जो आज विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ा है, उससे ये सब लोग एक बुरी तरीके से आहत हैं। हम जब आरक्षण पर सवाल पूछेंगे, जाति जनगणना पर सवाल पूछेंगे, तो आप कहोगे भारत का मान विश्व में बड़ा है, हमने सड़कें बनवा दी, हमने हर घर नल भेज दिया। अरे भाई, आरक्षण और जाति जनगणना का जवाब उससे देना पड़ेगा, सामाजिक न्याय का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने नल बनवा दिया, एक एक घर में ट्यूबवेल बांट दिया, उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक ये सामाजिक न्याय का विषय है। हयात उमर ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर एक दलित है और ST वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो उसका परिवार 8 लाख रुपए कमाता है, तो क्या हम और आप सारे लोग इसमें शामिल हैं? क्या अपनी बेटी की शादी उसके परिवार में कर देंगे? क्या उसके साथ बैठ के खाना खा लेंगे एक थाली में? क्या सवाल ये है। आरक्षण की मंशा ये थी बराबरी पर लाने की, ना कि आप अब इसको आर्थिक पैमाने से नहीं कर सकते। देवेंद्र यादव, देखिए भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार काम करती है, और जो संविधान के अधिकार है उनकी रक्षा करती है, चाहे वो किसी जाति समुदाय किसी वर्ग का आता है। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है, और जो आरक्षण जिस तरीके से संविधान ने लागू किया है उसको पूरी तरीके से देने के लिए मतलब प्रतिबद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की पक्षपात की कोई राजनीति नहीं करती। जिस तरीके से वो अपने आप में मान रहे हैं कि कोई पुरानी समस्याएं हैं, उनमें समय चाहिए, 10 वर्ष में वो खत्म नहीं हो सकती, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर निरंतर काम कर रही है। यही बात तो कह रहे हैं हयात उमर, यही बात कर रहे हैं कि 5000 साल से उनको पेड़ में बांधकर मारते रहे हैं, कुएं में लटकाते रहे हैं, तो अब 70 साल 75 साल में आरक्षण दे के फिर हम कैसे फारिग हो जाएंगे भाई? अब अपनी सरकार के लिए भी आप कहते हो कि नेहरू जी ने जो 70 साल में बर्बाद किया है, उसके लिए 2047 तक चाहिए हमको, तो फिर आरक्षण में इतनी जल्दबाजी क्यों? उनको भी दो भाई 5000 साल तक, क्या दिक्कत है? देवेंद्र यादव मुझे लगता है कुछ बोलने के मूड में नहीं है, अभी सड़क की बात करने लगेंगे। राजीव यादव मैं जल्दी से आपके पास आता हूं, मेरे पास वक्त कम है। राजीव यादव बोलिए। ये जो बोल रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के पास सामाजिक न्याय के लेकर कोई भी उसका वैचारिक ही नहीं। और मामला इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में देखिए 59,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ है, इस तरीके से जो आरक्षण अब तक नहीं लागू हुआ। और दूसरा मैं साफ तौर पे कह रहा हूं इस बात को लेकर, अभी हयात साहब ने इसको बहुत संजीदगी से जिस बात को रखा है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट जो है इतना बार बार आरक्षण पे बहुत चिंता जाहिर कर देते हैं। और मनीष जी ने भी अभी बात रखी जो सुप्रीम कोर्ट में के पूरे रवैये पे, और इस तरह की जो पिटीशंस होती हैं, जो याचिकाएं होती हैं, और उसको सुना जाता है और कब कब सुना जाता है। और अभी देखिए इसी देश में किस तरीके से हर जगह
मंदिर मस्जिद के नाम पर जो पूरा चल रहा था और किस तरीके से पूरा विवाद हो रहा था, इसी सुप्रीम कोर्ट को बाद में कहना पड़ गया कि इस तरह की न सुनी जाए। तो साफ तौर पर है कि ये पूरा का पूरा मामला, अगर हम इस बात को सोचें कि ये न्यायालय है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता है, वो साफ तौर पर है कि ऐसा नहीं है और शुरू से भी ऐसा रहा है। और साफ तौर पर मेरा कहना है कि जो क्रीमीलेयर का सवाल है, जब ओबीसी में जो क्रीमीलेयर का है वो भी गलत था, और एससी एसटी में जो क्रीमीलेयर की बात है ये भी गलत है। दूसरा कि जो बात हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि एक वर्ग, कुछ वर्गों को मिल रहा है, कुछ वर्गों को नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बताए ना कि दलितों में जो क्या कोई ऐसा आंकड़ा है क्या कि जो जाति देखकर के उत्पीड़न होता है। इस देश में सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न होता है, और किस तरीके से उत्पीड़न होता है वो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जग जाएगा। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जितना आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्गीकरण पे चिंता जाहिर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्रीमीलेयर पे चिंता जाहिर कर रहा है, इस देश में जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सत्ता संसाधनों में भागीदारी कब्जेदारी का जो सवाल है वो क्लियर होगा। अभी देखिए बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, उसके आंकड़े आए तो बहुत सारी सच्चाइयां सामने आई। जिन जातियों के ऊपर आरोप लगाते थे कि इन्होंने इतना कब्जा कर लिया, उन्होंने इतना कब्जा कर लिया, सवाल तो ये है कि मैं वैसे तो कोई जनगणना नहीं है, लेकिन जमीन का जो सवाल है कि मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देश में जो बड़ी जो 42-41% जमीनें हैं उसमें सवर्णों के कब्जे में, 31% जमीनों पर ओबीसी है, 8% मात्र मुसलमान को लेकर पूरा देश में माहौल बना लेते हैं, पूरा कब्जा कर लिया है, उस पे मात्र 8% है, और दलितों के पास 11% है। वो भी मुझे लगता है कि कब्जे में नहीं होती। अभी मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ जो दलित समाज है और जो एसटी समाज है, उसके जो है जमीनों पे उसका कब्जा नहीं है। यहाँ तक जो पट्टे, ठीक है राजीव यादव, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। तनु दीक्षित के पास जाते हैं। तनु दीक्षित, आजकल एक दिमाग विपक्षी दलों का घूम फिर कर आ जाता है। अगर कोई फैसला उनको लगता है कि उनकी राजनीति को प्रभावित कर रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार प्रभावित है। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी कहते हैं, मनीष शर्मा भी उसमें एक हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हयात उमर साहब भी बीच बीच में उंगली उठाते रहते हैं फैसलों को लेकर। ये क्या है? इसे क्या, किस रूप में देखते हैं आप एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में? पहले एक छोटी सी बात का मैं राजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मुस्लिमों के 8% जमीनों की बात यहां कर रहे हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है कि इस देश में वक्फ बोर्ड के पास में 9,000 एकड़ के आसपास की जमीन है, जो कि थल सेना और इसके बाद में हमारे वित्त मंत्रालय के बाद में सिर्फ उसी के पास में जमीनें हैं। तो ये सबसे बड़ी बात इनको जानकारी में हो। और रही बात अब आपके जवाब की, हम उसको देते हैं। निश्चित रूप से जो देखिए इससे पहले याचिकाएं, देखिए सबसे पहले कोई भी न्यायालय आज बोल रहे हैं कि सिर्फ मोदी सरकार में इस तरीके की याचिकाएं एक्सेप्ट हो रही है, भाजपा की सरकार, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। 1992 में हुई, 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, महत्वपूर्ण फैसला आया। 2006 में नागराज वाला केस था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, फैसला आया। 2018 में 5 जजेस की बेंच लगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए सरकारें आती जाती रहती है, पार्टी परिवर्तन देश में चलता रहता है। ये बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे लिस्ट कराना कितना कठिन काम है। आप भले ही आज इस बात को ऑन एयर ना कहें, लेकिन कितना कठिन है हम जानते हैं, सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और याची तो जो नाक रगड़ रगड़ के मरे जाते हैं, नहीं लिस्ट होते हैं उनके मुकदमे। ये सवाल तो है कहीं ना कहीं। अभी हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कल कि मुकदमे लिस्ट ही नहीं हो रहे हैं। इनकाउंटर पे जो लगे हैं उस पर तो कोई सुनवाई नहीं हो पाती है बड़े पैमाने पर, जिसमें जाति धर्म के आधार पर इनकाउंटर मामला है कि वो साफ तौर पर है। ठीक है राजीव यादव, मेरे पास अब समय नहीं है, अपनी बारी में आपने बोल लिया। तनु दीक्षित, अगर आप कुछ कहना चाहें फिर मैं फटाफट जाऊंगा दोनों मेहमानों के पास। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यह है कि क्रीमीलेयर या आरक्षण संबंधित मुद्दे इस देश के संवेदनशील एवं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे मानता है न्यायालय। ऐसे में इसकी सुनवाई आज तक कभी इतिहास में आजाद भारत के कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई है। इसके संबंध में कोई भी याचिका आती है, उस पर सुनवाई अवश्य होती है। ठीक है साहब, एक छोटी सी टिप्पणी कि वास्तव में जो बात आपने कही, फिर हम वहीं घूम कर आ जा रहे हैं कि ये जो आपने कहा ना कि इसको बांटने की या जो पॉलिटिक्स सूट ना करे, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की जो आज़ाद भारत में आज तक ऐसी कोई याचिका नहीं जो स्वीकार ना हुई हो। तो
विपक्षी दलों को, यह मैं कह रहा हूं कि जो सरकार को आईना दिखाते रहते हैं एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, क्या उनको इस ओर नहीं सोचना चाहिए कि क्या बार बार हम क्यों उस पर उंगली उठाएं, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर? देखिए, कोलेजियम सिस्टम के रहते आप सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जब हमारा जजों की नियुक्ति का जो मामला है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी? बात शुचिता का है, बात शुचिता की हो। जब शुचिता की बात आती तो एक तस्वीर अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बहुत वायरल हुई थी। बहुत सिंपल सी तस्वीर थी, उसमें कुछ विशेष नहीं था। जो हमारे अभी भी जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उनके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक सिंपल सी गणेश पूजा में थे। देखिए, एक तस्वीर बहुत कुछ संदेश दे जाती है। वो एक संदेश था, आपने भी समझा, हमने भी समझा, बाकी देश ने भी समझा। कोर्ट कैसे काम करता है, कोर्ट किधर काम करता है, उसकी मंशा क्या होती है, उसके नीति निर्देशक जो उसमें कमेंट्री होती है वो किधर होती है, वो सब जानते हैं जी। मनीष शर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम के। मैं बस इसमें अभी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी कर दी थी केवल कि वर्शिप एक्ट के बारे में बात करते हुए, बस एक टिप्पणी कर दी कि ये आप वहां उस पे आप हम सर्वे करने का मतलब उसको बदलने थोड़े जा रहे हैं। हम मस्जिदों का सर्वे कर सकते हैं, उसमें पीएचडी कर सकते हैं, एक इशारा कर दिया। और मैं उसके बाद देखा कि उसके बाद कतार लग गई पूरे देश में, हर जगह सर्वे, हर जगह सर्वे। एक तरह से लोकल अदालतों को उसने छूट दे दी। मेरा ये कहना है कि आपको भी दीपेन जी, दुर्गेन जी, कहना चाहता हूं कि आप भी इसको समझिए कि मैं केवल कोई तनाव, कोई गुस्सा, इस एंगल से बात नहीं हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविज्म है खास तरह के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट का, और खास तरह के याचिकाओं को तुरंत स्वीकार कर लेने का, और खास तरह की याचिकाओं को रिजेक्ट कर देने का, और सरकार के ओरिएंटेशन के हिसाब से चलने का, वो बहुत कुछ आप देखेंगे कि मिलता ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष। हो रहा है बस 2 मिनट पे, इसलिए हो रहा है कि समाज के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कोर्ट में नहीं है, एक खास हिस्से का ही प्रतिनिधित्व कोर्ट में है, और उस हिस्से के मनमाफिक सरकार आई है केंद्र में। और इसलिए ये देखिएगा कि तुर्की बा तुर्की एक आप देखेंगे कि एक रिश्ता इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, डॉक्टर ओम सुधा आ गए। छोटी सी टिप्पणी, चूंकि डॉक्टर साहब बीच में चले गए थे, एक छोटी सी टिप्पणी इस पूरे कार्यक्रम के समापन पर। डॉक्टर ओम सुधा, तो जुडिशियरी का जो मामला है, अगर जुडिशियरी राज सत्ता से प्रभावित नहीं होती तो जज महोदय रिटायर होकर राज्यसभा सांसद नहीं बनते। तो सबको दिखता है। और ये सब भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए कि आरक्षण 10 साल के लिए था, वो राजनीतिक आरक्षण की बात है। और लास्ट बात 5 सेकंड में कह दूं, जैसे इन्होंने ओबीसी में लागू कर दिया ना, शेड्यूल कास्ट में बड़ा दिक्कत है। ओबीसी का भगवान जो है ना, राम और कृष्ण है। शेड्यूल कास्ट का भगवान डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले है। इसलिए सपना देखना बंद कर दें कि ओबीसी में हम जो है इनको ये सब खेल क्रीमी लेयर का करने देंगे। हमने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन भी किया है, और सरकार को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम सुधा, तनुज दीक्षित, देवेंद्र यादव, राजीव यादव, मनीष शर्मा, हयात उमर साहब। बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस गंभीर चर्चा को सुना, अपनी कोई राय बनाई होगी। हम तो यही कहेंगे इस कार्यक्रम को खत्म करते वक्त कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय ये देश के प्राण तत्व हैं। डॉक्टर ओम सुधा ने भले ही ये कहा हो कि भाई ओबीसी के ईश्वर राम और कृष्ण हैं और मेरे अंबेडकर, ये उनका अपना कहने का तरीका है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये प्राण तत्व हैं इस भारत के। इसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और अंबेडकर भी हैं। तो इस प्राण तत्व को बचा कर रखना है। नमस्कार।